Hi Bachu, let's continue with your unit which is average due date. In the first part we had started this wherein we talked about that where do we make use of this particular topic, that is average due date. जब कभी भी transactions किन्हीं दो parties के बीच में काफ़ी सारे हों and there are different dates to settle different amount. So in that particular situation, instead of making payments कभी एक डेट पे, फिर थोड़ा दूसरी डेट पे, फिर थोड़ा तीसरी डेट पे और अननेसेसरली चीज़ें कबर्सम बने, उसको ईज आउट करने के लिए हम एक कॉमन डेट पे पहुंच सकते हैं और वो डेट ऐसी होगी जिससे ना तो बायर ना ही सेलर या ना तो क्रेडिटर ना डेटर ना लेंडर ना बोरोवर किसी को भी कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। उस डेट को कहा जाता है एवरेज ड्यू डेट। समझाने के लिए बस मैं इतना तुमसे ज़रूर कहूँगी जो हमेशा ध्यान रखना है। सपोजिंग जो पहली डेट ऑफ पेमेंट है वो है 1 मई और आखिरी डेट ऑफ पेमेंट है 6 जुलाई, तो एवरेज मतलब होता है मीन। एवरेज मतलब मीन, तो वो हमेशा वो जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनके बीच में ही होने वाला है। तो 1 मई और 6 जुलाई के बीच की एक ऐसी डेट रहेगी जिससे कि दोनों ही पार्टीज़ को ना तो कोई नुकसान हो और ना ही किसी एक को कोई फ़ायदा हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच पाते हैं। इसके ऊपर कैसे करना है, क्या करना है, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 मतलब इलास्ट्रेशन 1, 2, 3 और 4 डिस्कस किया। हाल फिलहाल वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। प्लीज कम टू योर मॉड्यूल फास्ट and let's see what does the question say. It says Anand purchased goods from Amrita. Great. The average due date for the payment in cash is 10th August. Oh my god. They have already calculated the average due date. And what do they want from us? Let's see. And the total amount is kitna hai? 67,500. How much amount should be paid by Anand to Amrita if total payment is made on the following dates और interest का rate बताया। अब बच्चों मैं पहली बात आपसे कहूँ, वो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ड्यू डेट को ही पेमेंट हो जाएगा। एवरेज ड्यू डेट को ही वो पेमेंट अगर कर दे, तो अगर एवरेज ड्यू डेट को ही पेमेंट कर दिया जाता है तो 67,500 ही देना रहेगा, इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं देना रहेगा। क्योंकि एवरेज ड्यू डेट से पहले होता है तो रिबेट रहता है, उसके बाद होता है तो इंटरेस्ट होता है, बट उसी डेट पे होता है तो कोई भी पार्टी ना कुछ गेन कर रही है ना कुछ लूज़ कर रही है, तो इंटरेस्ट का फैक्टर नहीं आता। क्लियर है? ठीक है, आइए दूसरे पर। सेकेंड पार्ट कह रहा है 25 अगस्त। अब भाई डेट है हमारी 10 अगस्त और वो पे करेंगे 25 अगस्त, मतलब डिले हो रहा है पेमेंट में। कितने दिन का डिले है? 15 दिन, 15 डेज। अब अगर 15 दिन का डिले है 15 डेज का, तो उसके लिए सामने वाले को इंटरेस्ट के साथ पैसा देना रहेगा। तो 67,500 पर 15 दिन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें आप कितना है, 12% देना रहेगा। चलिए अब मैं कैलकुलेशन मेरे फ़ोन से करूं, आप कैलकुलेटर से करें। जल्दी जल्दी, मेरे ख्याल से 332.87 आ रहा होगा। ये इंटरेस्ट का फैक्टर आ जाएगा। तो अब बात की जाए टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट तो पहला तो जो प्रिंसिपल पार्ट था 67,500 वो तो देंगे ही, और साथ में 332.87 इंटरेस्ट का, तो 67,832.87। दिस विल बी द टोटल अमाउंट that Anand will have to pay. Okay, clear? चलिए moving to the third case or the third part of the question. Third part, what is our average due date? It's 10th of August. This is your ADD, average due date. The question is saying now that 30 तारीख को
30 तारीख को ही आनंद पेमेंट कर रहा है, 30 जुलाई, मतलब पहले, मतलब एडवांस में। तो बेटू अगर पैसे पहले ही दे दिए जाते हैं, अगर पैसे पहले ही दे दिए जाते हैं तो फिर क्या मिलता है? रिबेट। तो आनंद को कम पैसे देने रहेंगे। देखिए जुलाई हैज़ गॉट 31 डेज, तो एक दिन वो 10 दिन है, 11 दिन पहले, 11 डेज का क्या मिलेगा इनको? रिबेट। तो चलिए रिबेट के कैलकुलेशन पे लगे। रिबेट जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना है? 67,500 है ना, 67,500, 11 दिन पहले दे रहा है, तो अपॉन 365 इंटू 12% पर आनंद का रेट। ठीक है, चलिए लेट्स गो एंड कैलकुलेट इट। तो दैट्स कमिंग 244.11। इतने रुपए अब उन्हें कम देने रहेंगे, किसको? आनंद। तो लिखिए टोटल पेमेंट इज इक्वल टू 67,500 था, बट क्योंकि पहले दे रहे हैं तो इनको डिस्काउंट काइंड ऑफ मिल रहा है, तो उतना माइनस हो जाएगा, तो इनको थोड़ा कम देना पड़ेगा, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हुआ करता था। तो 67,255.89 देना रहेगा। सो दिस विल बी द टोटल पेमेंट। Are you absolutely clear with this? I hope so, yes. Okay. चल अब मैं मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल में तो ये वाले केस के अब कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं। मॉड्यूल में तो इस केस के कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अभी मैं चाहती हूँ, ये क्यों सेव करवा रहा है? डोंट सेव। अच्छा अपन ने उसे मार्क किया था ना, इसलिए कह रहा होगा। ओके तो मैं ये नवंबर 20 आपके अटेम्प्ट अकाउंट करंट तो है, एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन मुझे दिख नहीं पा रहा है आरटीपी में, तो मतलब शायद मौजूद नहीं। तो नवंबर 20 के आरटीपी में तो है ही नहीं, मई 20 में चेक कर लें। कह रहा है किरण has accepted bills payable to Hina following on different dates. The details are as under. It's agreed that, ये अपन कर सकते हैं। तो let's take up this question. मई 20 का एवरेज ड्यू डेट का ये आया क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पर। RTP मई 20। Okay. Let's read it. They are saying Kiran has accepted bills payable to Hina falling due on different dates. अलग अलग dates को पैसा देना है। The details of the bills are given as under. Date of the bill 9 अप्रैल 18 3,000 4 महीने का है, फिर 18 अप्रैल 3 महीने का है, फिर 25 फिर 6 महीने का, फिर 5 3 महीने का, like lot of things. On 1st July it was agreed that the bills should be withdrawn. सारे bills को उठा के cancel कर दें, and that Kiran should accept on that day 2 bills, एक 4 महीने का और एक 6 महीने का। Calculate the amount of second bill taking interest 10% per annum, take 365 days in the year। ठीक, 18-19 में 365 डेज देकर काम करना है। अब उनका कहना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड बिल। सेकेंड बिल की उन्होंने वैल्यू आपको बताई नहीं है। ठीक, चलिए सबसे पहले मेरा आपसे कहना है लेट्स गो एंड कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट, जब ये सारे बिल्स को कॉमनली सेटल हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब एवरेज ड्यू डेट निकालना है तो एक कॉलम में तो डेट लिख देते हैं बिल की, दूसरे कॉलम में उसका ड्यूरेशन या टेनर लिख देंगे, तीसरे कॉलम में उसकी ड्यू डेट लिखेंगे, चौथे कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं,
5वें कॉलम में नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट लिख लेंगे और फिर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, ये आए यहाँ हम। पहला कॉलम मैंने लिखा डेट ऑफ बिल, अगले में मैंने लिखा ड्यूरेशन या टेनर। ओके, उसके बाद आ जाएगा आपका ड्यू डेट या मैच्योरिटी, फिर डेट फ्रॉम बेस डेट, डेज फ्रॉम बेस डेट, डेज फ्रॉम बेस डेट। उसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट और फिर प्रोडक्ट। इधर उधर भी हो जाए आपस में तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अब मैं इसका सबसे पहले लेट मी राइट द डेट्स। फर्स्ट वी हैव 9th April फॉर 4 months, सो लेट्स जस्ट गिव इट अ काउंट। 9th April के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 9th अगस्त आएगा। 9th के बाद 10th 11th 12th, तो 12th अगस्त। ठीक है, अगले पे आएंगे। 18 अप्रैल है, 3 महीने। 18 अप्रैल है, 3 महीने। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 18 के बाद 19 20 21, 21 जुलाई। नेक्स्ट 25 मई है, 6 महीने। 25 मई है और 6 महीना। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 25 नवंबर आ रही है, मतलब 28 नवंबर। ठीक है, अगला 5 जून, 3 महीने। 5 जून और 3 महीने। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आ जाएगी 8 सितंबर। ठीक है, अब इनमें अर्लीस्ट कौन सी दिख रही है हमको? द अर्लीस्ट वी कैन फाइंड इज दिस। इसको लेट्स टेक एज द बेस डेट। तो नीचे जाके आई एम राइटिंग बेस डेट 21 जुलाई। 21 जुलाई, लेट्स गिव इट अ काउंट नाउ। ये तो 0 हो जाएगा। अब जुलाई में मेरे बच्चे रहते हैं 31 दिन, 21 से बात कर रहे हैं, तो 10 दिन तो वो हो गए, और अगस्त के 22 दिन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अगला जाए पर नवंबर। चलिए जाके कैलकुलेशन करें। बेस डेट मतलब जुलाई में 10 दिन बच रहे हैं। अगस्त 31, अगस्त के बाद आती है बात सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 28 कह रहे हैं, तो 28 डेज ये सारे एडअप कर देंगे अपन। सो 10 + 31 + 30 + 31 + 28, दैट इज मेकिंग 130। दैट इज मेकिंग 130। आगे पहुँचिए और लास्ट वाले की जुलाई 10 दिन, अगस्त और सितंबर के 8 दिन, तो ये कितना हुआ? 41 और 8 मतलब 49 डेज। क्लियर है? ठीक है, अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट 3000, अगले बिल का 5.5, 5.5, फिर 3 और उसके बाद 6000। प्रोडक्ट करें तो 66,000 0 26 39, और ये देख लें लास्ट 49 × 6, तो आ रहा है 294, 1 2 3, 294 1 2 3 + 390 + 66,000, दैट्स मेकिंग 750। और अमाउंट का टोटल कर लें 12 और 17,500 यार। ठीक है, चलो अब निकालना है हमको क्या? एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट क्या होती है? बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ अमाउंट्स।
ठीक है। अब बेस डेट है आपके पास 21 जुलाई प्लस 7,50,000 अपॉन 17,500। ठीक है, डिवाइड करिए, डेज निकालिए। 7,50,000 तो 21.7 प्लस 42.8 आ रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं 43 डेज। 43 डेज 43 डेज। ठीक है, अब 43 डेज इसमें हम देखें तो 31 माइनस 21 कितना हो रहा है, 10 दिन। तो जुलाई गया, जुलाई के बाद अगस्त, फिर 31, चेक करो, शायद 2 सितंबर निकल के आएगा। Second September should be the average due date that you get. Just check, give it a count. I'll go through and also check the calculation. So they are getting 2nd of September. 2nd of September. Okay, तो यहाँ तक तो आना था हमारा। अब आगे की बात समझे, मतलब 2 सितंबर को पूरा जितना भी पेमेंट है वो सेटल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ कहा नीचे पढ़िए, 1 जुलाई को अग्री करा दैट 2 bills, one of 10,000 due in 4 months, due in 4 months। 1 जुलाई को बना रहे हैं, अब ड्यू इन 4 months, तो अगर आप चेक करेंगे 1 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 1 नवंबर, 1 नवंबर और प्लस 3 दिन, तो मतलब क्या आएगा, 4 नवंबर, 4 नवंबर का ये बिल है। और अगला क्या कहा इन्होंने, एंड अदर फॉर द बैलेंस विद इंटरेस्ट 6 महीने, वेरी लेट, 6 months। 1 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 1 जनवरी मतलब 4 जनवरी, 4 जनवरी आदि बदल गया, 19 आ गया। ठीक है, अब पैसे देने कब चाहिए थे, पैसे देने चाहिए थे 2 सितंबर, पैसे कब देने चाहिए थे, 2 सितंबर, बट 10,000 इस डेट तक होंगे सेटल, और जो भी बचा है, बचा कितना है, सारे बिल्स का सम कर लीजिए एक बार, 3 3 6 6 मतलब 12 12 और 17,500, तो 17,500 मतलब 10 वहाँ हो गए, तो 7.5 यहाँ, और अगर कोई इंटरेस्ट आता है निकल के तो उससे नया बिल बनेगा। द पॉइंट इज दैट पूरा पेमेंट होना था 2 सितंबर, 2 सितंबर तो छोड़ो, थोड़ा पोर्शन पे होगा नवंबर और कुछ होगा जनवरी, सो इट्स क्वाइट लेट। तो हमको ज़रा कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का, तो नेक्स्ट हमको हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन ऑफ interest due to delay in payment, due to delay in payment, due to delay in payment। अब डेट आई बेटे हमारी 2 सितंबर, अब 2 सितंबर की जगह अगर पेमेंट होगा 10,000 रुपये का ऑन क्या आएगा, 4 नवंबर, 4 नवंबर। ठीक है, तो हम दिन निकालें ज़रा कितना डिले हो रहा है, तो सितंबर में रहते हैं 30 दिन, 2 दिन तो ये गए, सितंबर के बाद आया अक्टूबर 31 और फिर आया नवंबर मतलब 4 दिन, तो कितना डिले हुआ, 63 डेज का डिले। किस चीज़ के लिए, 10,000 के लिए, 10,000 के लिए। तो इस 10,000 के लिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो 63 डेज डिले हुआ, 10,000 63 डेज है तो डिवाइड बाई 365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहा है इन्होंने, 10%, सो इट्स 10/100।
तो वो आ रहा है 172.6। इस वाले पोर्शन पे इतना इंटरेस्ट 172.6। ठीक है, अब दूसरी भी बात पकड़े। 2 सितंबर को पेमेंट होना चाहिए था, जबकि जनवरी में जाके शायद इट्स 4 जनवरी। तो यहाँ से यहाँ हो रहा है क्या, कितने दिन, चलिए चेक करें, लेट्स गो एंड कैलकुलेट। तो सितंबर की बात करें तो 30 दिन रहते हैं, 2 दिन इधर जा चुके हैं। सितंबर के बाद आया अक्टूबर 31 डेज, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 डेज, फिर दिसंबर 31 डेज, और फिर जनवरी के 4 दिन, मतलब 124 124 डेज का डिले। किसमें बचे अमाउंट में, कितना बचा अमाउंट था अभी हमने निकाला, शायद 7,500 था। प्रिंसिपल अमाउंट बचा कितना था, 7,500, 7,500 रुपये। चलिए इस पर इंटरेस्ट निकालें। तो 7,500 124 डेज का इंटरेस्ट 10% है रेट। ओके, चलिए इस पे इंटरेस्ट निकालें। ओ भाई, सो 7 दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 10, तो आ रहा है 254.79 है, तो मैं 8 कर देती हूँ उसको। इतना उस पर इंटरेस्ट पुराने पर, और इतना इस पे इंटरेस्ट, तो कुल मिला के इंटरेस्ट अगर हम देखें तो ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 254.8 प्लस 172.6, सो दैट्स कमिंग 427.4 का इंटरेस्ट, 427.4 का इंटरेस्ट, 427.4 का इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये तो आपका इंटरेस्ट आ गया। अब सेकंड बिल का पूछा तो नीचे जाके लिख दीजिए वैल्यू ऑफ सेकंड बिल इज इक्वल टू, बचा कितना था 7,500 वो, और उन्होंने कहा क्वेश्चन में विद इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट आप ऐड कर दीजिए 427.4, और हो जाएगा 7,927.4 का नया बिल। क्वेश्चन मज़ेदार, एक नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें इंसान की अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशनल स्किल्स अप्लाई, अलग अलग डेट पे बिल थे, तो हमने कॉमन डेट निकाल ली जिस डेट पे सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अब उस डेट पे सेटलमेंट नहीं हुआ, उसके बियॉन्ड हुआ, तो जितना भी डिले हुआ उसके लिए इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा। तो बस ऐसे करके हो गया काम। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके अपनी लिस्ट में डाल देना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज ऑफ May 20, RTP May 20. It's better than the questions which are given in your module and which we have done till now. Okay, I hope the question is quite clear. Moving further now, May 20 के बाद RTP May 19. Okay, so what does the question say? It says Ram purchases goods on credit. His dues for payment were as under. 5th March was the transaction date. Due date was 8th April. 15th was the transaction date. Due date was 18th May. 10th March was the transaction. Due date is 13th June. 5th June is the transaction date. July 10th is the date. So that's the thing. Almost on an average आप 1 महीना 3 दिन पकड़ लीजिए सब में, एक्सेप्ट द लास्ट वन। 1 महीना 5 दिन हो गए, थोड़ा वैल्यू बढ़ी है शायद इसलिए दे दिया होगा, जो भी। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, चलिए साहब लेट्स गो एंड डू इट। पहला कॉलम हम बनाएंगे और उसमें कौन सी डेट लिखना चाहिए, प्लीज़ राइट ड्यू डेट, ड्यू डेट जिस डेट पे पैसा मिलना था। और उसके बाद आप लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर प्रोडक्ट। तो पे करने की हमारे पास 4 डेट्स हैं। 8th अप्रैल है हमारे पास 18 मई है, हमारे पास 13 जून है, और हमारे पास 10 जुलाई है। अब जब 4 डेट्स हमारे पास मौजूद हैं तो एक डेट चाहिए जिसमें हम पूरा पेमेंट कर दें, तो इसलिए वो हम निकाल देंगे। अगला कॉलम आया अमाउंट का,
लिखा छाकर 300, फिर लिखा 200, फिर लिखा 275 और फिर लिखा 400। ठीक, अब क्या आएगा? डेज फ्रॉम बेस डेट, जो अर्लीस्ट होती है यूजुअली दैट इज टेकन एज बेस डेट। नीचे जाके वील राइट बेस डेट 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। ठीक है, अब चलिए पहले में तो ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा 18 मई तक, 18 अप्रैल से, तो अप्रैल में आप देखें तो 30 दिन में से 8 दिन जा चुके, तो 22 दिन अप्रैल के और मई के 18, मतलब 40 दिन। और अप्रैल के 8 गए तो मतलब 22 दिन अप्रैल के और मई के पूरे 31 और फिर जून के 13, तो 66। देखिए उसके बाद शायद 93 आएंगे। अगला कॉलम आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ज़ीरो आया, ये 8000 है। अगला 66 इंटू 275 मतलब 18,150 और फिर 93 इंटू 400, so that's 37,200। ठीक है, कॉपी करिए 9, 10, 11, 1175। ठीक है, चलो अब लिखें हम एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू जो भी हमारी बेस डेट है उसमें हम ऐड कर देते हैं समेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड कर देते हैं टोटल से अमाउंट को। ठीक है ना, बेस डेट क्या है हमारी 8 अप्रैल और ये आया, ये जो भी आता है ये क्या रहते हैं आपके डेज। ओके, लेट्स डिवाइड एंड चेक हाउ मच। 63,350 divided by 1175, so that's coming 53.9. So we'll take how many days? 54 days। 54 days एक्सटेंड कर देना, तो चेक कर लें हम। 8 अप्रैल, 8 अप्रैल तो है ही, रादर राइटिंग लाइक दिस, आई विल डू लाइक दिस। अप्रैल के अपन दिन बोलें तो कितने? 22 दिन ले सकते हैं। मई की बात करें तो 31 ले सकते हैं, है ना। तो इन दोनों को सम अप करो तो कितने हो जाते हैं तुम्हारे? 53 और है 54, तो मई के बाद जून, तो क्या आ जाएगा आपका? 1 जून। 1 जून shall be your average due date। 1 जून will be your average due date। ठीक है, 11th 1 जून is your average due date। ठीक है, फाइनल आंसर को कृपया बादल में ना डालें, बॉक्स में डालें। एग्जाम में हाइलाइटर अलाउड होता नहीं है कि हम ऐसे मार्क कर दें, वो तो सिर्फ आपके लिए मैंने कर दिया, आप बॉक्स में डाल दें। 1 जून इज दी एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, अब मैं एक आरटीपी और चेक कर लेती हूँ आपके लिए, नवंबर 19 की, और हमको एक क्वेश्चन मिल पा रहा है जिसकी मदद से हम काम, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ऐसे देखने में। चलिए, नवंबर 19 की आरटीपी। ओके, what does it say? It says Mehnaz accepted the following bill drawn by Shehnaz। What are they saying? 1 मार्च है 4 महीने का, 16 मार्च 3 महीना, 7th अप्रैल 5 महीना, 17 में 3 महीना। So like there are different dates. He wants to pay the bills on single day।
एक ही डेट चाहिए। फाइंड आउट दिस डेट, पहला काम तो फाइंड आउट दिस डेट, मतलब क्या निकाल दीजिए आप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एडीडी। एडीडी एग्जाम में एडीडी मत लेके आना, एवरेज ड्यू डेट लेके आना। ऐसा क्या मैम? हाँ ऐसा ही बेटा। पहला कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ड्यूरेशन आ जाएगा, ड्यू डेट आएगी, अमाउंट आएगा, डेज फ्रॉम डेज डेट आएगी, और फिर प्रोडक्ट आएगा। ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो डेट ऑफ बिल, ड्यूरेशन मतलब टेंडर, ड्यू डेट of each bill, then we'll have days from base date, then amount, and then you'll have product. All right, चल, so here we go. सबसे पहले there is 8 March, then there is 16 March, then there is 7 April, and then there is 17 May. टेनर इज 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना और 3 महीना। दैट्स कैलकुलेटेड। 4 महीना तो 8 मार्च के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई और मतलब 11 जुलाई, 3 दिन जोड़ने के बाद मंथ्स आर ऑलवेज क्विक कैलकुलेशन हो जाता है। 16 मार्च के बाद, मार्च में अप्रैल, मई, जून, तो क्या हो जाएगा 19 जून। फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 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 10 सितंबर, 3 दिन जोड़ते जाओ। 17 मई, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त और 3 दिन जोड़े तो 20 अगस्त। ठीक है, ओके। अब बेस डेट ले लें, तो अर्लीस्ट इसमें जो है वो बेस डेट ले लें। बेस डेट 19 जून, ओके। तो यहाँ तो हमने ले लिया 0। अब डेज काउंट करेंगे, और रादर आई वुड डू वन थिंग, मैं अमाउंट लिख दूँ, तुम जब तक डेज काउंट करें। चलो गुड। ऐसे कौन करता है? मैं करती हूँ ऐसे। चलो जल्दी गुड। डेज फ्रॉम बेस डेट, सबसे पहले बेस डेट क्या है? 19 जून। तो जून की बात करें, 11 दिन बचे, 19 तक तो हो गया। जून के बाद बात आई जुलाई, जुलाई में 11 दिन, तो कुल मिला के यहाँ कितने हुए? 22 डेज। सेकेंड को हो गया थर्ड, जून के 11, जुलाई एज 31, अगस्त एज 31, सितंबर 10 सितंबर तक, तो 10। कितना होगा ये? 62, 72, 73, 73 शायद 83 है, देख लो। यस, सो 83 डेज यहाँ आ गए। ओके, चौथे का देखें, जून के 11, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त मतलब 20, 11 plus 31 plus 20, that's making 62 days. Okay, product निकालें, 310, 498, then 0, then 88,000, और फिर टोटल इसका और इसका, तो इसमें ऐड करा 398, that's coming 8,96,000, फिर 9 प्लस 11 तो 20,000। ओके, चलो अब पहुँचे हमारा एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ द अमाउंट। So here we write 19 June plus what will we do? 896 divided by this law. So this will give you days. I hope you understand how we get days. Okay, so here I do it right. It is 896,000 divided by 20,000. That's 44.8. 44.8 days, which means round up to 45 days. Alright, so 45 days करें तो जून में 11 दिन, 11 और जुलाई में 31,
July के बाद अगस्त इन दोनों को मिला के कितने हो गए 42 और 3 पड़ गए मतलब 3 so that's going to be like 3rd August now. That's coming 3rd August. 3rd August. Okay. 3rd August is the date coming up. Now they are second part also of the question. Next take the first one. Yes, so we have to do it first. Second, next we further. What are the questions? The next part of the question further continues and says, invest is charged at the rate 18% and Mayas wants to save 157 on rate of interest. But she wants a delay. That means she is planning for early repayment. Calculate the date on which she expects the payment. So this is like a pull down. They did not ask you to calculate the date, they have given the date, and they are asking you to calculate the date. Nevertheless, let's try and do pull down. Clearly, हमें पता है कैसे निकलेगा सारी चीज़ों का अमाउंट मिलाकर तो टोटल बिल से कितने लगेंगे 20,000 into rate 100 18 into यहाँ क्या आ जाएंगे days और फिर days before new average rate days before average rate कितने पहले दिया upon 365. Okay, now how much rate is needed? 157. So when it is needed, it will be 157. It is equal to 20,000 into 18 by 4 into days before 80 upon 365. Alright, transfer everything on the left side and let me do it on my calculator. 157 into 365 divide 2 divide 18 and I give it some amount of 15.9 and I give it some amount of 15.9 just direct it. So if it's come up to 15.9 that means we take it like 16 days. So what are the calculation they can never do that 157. Yes. So what are the minute? My calculation rate I can start with all the things for August. Date of payment or the average rate. The time and for August. It's कितने का है 16 दिन का 16 दिन का है पहले रोज कैलकुलेशन और जुलाई में तकरीबन चेक करिए 18 जुलाई आपकी डेट आएगी 16 दिन पीछे जाएंगे आपको तो तकरीबन माइनस 18 और what will be the date of payment that will be 18 July. Anyways, final answer लिखिए date of payment will be 18 July and I like to put it in box. Put it in box. Are you getting that? Yes. Here, so your answer will be 18 July. To write it properly, the date on which payment should be made. In order to save 157 on the other day of 157, the payment should be made on 18th July. It should be made on 18th July. Okay, so this is the question from your RTP of the paper banana. So we have done the 4 RTPs and we have done all this type of questions from your module in the video practical question with the other cases. We are going to continue in the next class.